को क्या स्वस्थ रखने के लिए, समझिए कि पूरे संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अगर आप सिर्फ सोचेंगे कि हार्ट को मुझे स्वस्थ रखना है और शरीर को, तो नहीं, आप एक ऐसा काम करिए जिससे आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहे। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? एक्सरसाइज। पहले क्या होता था, लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते थे। हमारे दादाजी हैं, चाहे जो भी लोग हैं पहले के लोग, आप देखेंगे तो मतलब हम लोगों से भी मजबूत, हम लोगों से भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि खान पान उनका बढ़िया था, एक्सरसाइज बढ़िया था उन लोगों का। साइकिल से 20-20, 50-50 किलोमीटर चले जाते थे। आज तो लोग जा रहे हैं मतलब जिम में साइकिल चलाने और करने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ एक्सरसाइज और खान पान, ये बढ़िया रहेगा तो हमारा हार्ट बहुत बढ़िया रहेगा। हार्ट के लिए तो एक्सरसाइज बहुत अच्छे एक्सरसाइज हैं जिन्हें आप करेंगे तो मेंटेन रहेगा, बढ़िया रहेगा। और स्मोकिंग वगैरह इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, उससे सही रहेगा। जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी अभिजीत तिवारी के साथ, और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक की एक्सक्लूसिव न्यूज़ के तहत काशी संवाद। और जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते हम एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो इस बार हम लोग हेल्थ डिवीज़न में हैं, और हेल्थ डिवीज़न में हम लोग आए हुए हैं डॉक्टर प्रशांत सिंह के पास, जो कि डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, मानधाता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिंधौरा रोड, मीरापुर, बसई। इनसे हम जानेंगे तत्कालीन जो मौसम इसमें जो चेंज हो रहे हैं, और जहाँ तक कहा जा रहा था कि ठंडी नहीं पड़ेगी, लेकिन ठंडी का एकाएक बहुत तेज़ी से आगाज़ हुआ है। तो इस पे बच्चों से लेके, डॉक्टर साहब, बच्चों से लेके और हम बुजुर्ग तक की बात करेंगे, और कुछ हम संचारी रोग के विषय में बात करेंगे, जो कि डॉक्टर सीएमओ सर से भी हमारा इंटरव्यू चल रहा था, उसको हम लोग उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने लाइव न्यूज़ के लिए समय दिया। और अपना एक बार इंट्रोडक्शन डॉक्टर साहब आप अपने मुख से जो हमारे चैनल बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत सिंह है और मैं मानधाता हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ और जनरल फिजिशियन भी हूँ यहाँ पर। और यह अस्पताल हमारे चाचा जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिनका नाम डॉक्टर विजय कुमार सिंह MS ऑर्थो थे। फिर किन्हीं कारणों से उनका देहांत हो गया, उसके बाद से मैं ही देख रहा हूँ इसे, और अभी देख रहा हूँ। पूरी हमारी टीम है, मेडिकल टीम है, ऑंको से लेकर के यूरो से लेकर के कार्डियक हुआ, कोई भी है, सब कुछ हमारे यहाँ व्यवस्था है, सब चीज़ें हैं। और बाकी ICU वगैरह सब कुछ हमारे यहाँ है। और बाकी जो पूछना है आपको, ट्रामा सेंटर है 24/7। तो डॉक्टर साहब, वो सबसे पहला सवाल जो है वो मौसम को ही लेके करते हैं हम लोग। मौसम एकाएक बहुत तेज़ी से बदला, ठंड के हम लोग को देखने से भी लगेगा दर्शक कि हम लोग के ठंड के माहौल में है। तो डॉक्टर साहब, जो ठंड में जो है बच्चों की, ये वहाँ बच्चों का मैं जो एज मैं बताऊँगा वो 12 से 18 के बीच में, बच्चों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्योंकि एकाएक जो डॉक्टर साहब जो कि बहुत जल्दी जो सर्दी, जुकाम, खांसी हो जा रहा है, सांस भी फूलने लग रहे हैं, तो इस पे सबसे पहली चीज़ तो बच्चों को जो है दवाओं जो है किसी बढ़िया फिजिशियन को दिखा करके ही, और अच्छे आप क्या कहते हैं कि पीडियाट्रिशियन को दिखा करके दें। क्योंकि जो आमतौर पे हमारे परिवार में या किसी के परिवार में कहिए, माता पिता जाते हैं बच्चों को लेकर मेडिकल स्टोर से दवा लेकर दे देते हैं। तो मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं कि सीधे सिर्फ स्टेरॉइड देना है, और जो स्टेरॉइड देते हैं उसकी वजह से तुरंत तो रिलीफ हो जाएगा उन्हें, लेकिन आगे चल के उन्हें दिक्कत होगी। जब 12 साल के 18 साल के एज में सांस फूलना, सब चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है खान पान, इन चीज़ों का बहुत ध्यान में रखना चाहिए उन लोगों को। और ठंड वगैरह तो ठंडी तो पड़ी रही है, बचा के रहना चाहिए, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। फिर जैसे खान पान में क्या मतलब कुछ ऐसा ना हो कि जैसे मना करते कि हम लोग के समय में आइसक्रीम मत खाओ, लेकिन आजकल तो देखिए ठंड में भी आइसक्रीम खाया जा रहा है, या कोल्ड ड्रिंक पिया जा रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक पिया जा रहा है। तो इस पर आप क्या करना चाहिए? ये एक तरह से ट्रेंड चला आ रहा है, जो अपने घर में बच्चा देखता है वही करता है। माता पिता आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं बाहर जा कर के, तो ये बच्चे देखते हैं। आजकल टीवी है, प्रिंट मीडिया है, इन सब में भी लोग देखते हैं कि ठंडी में कोल्ड ड्रिंक चल रहा है तो वो भी पीते हैं अपना। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो हमें सिखाया गया है कि ठंडी में ठंडा नहीं खाना है तो मतलब नहीं खाना है। हम लोगों का तो फ्रिज भी बंद हो जाता है ठंडी में, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कि ठंड में ये सब की चीज़ सेवन नहीं करें कभी नहीं। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल जो अब हम विशेष आ रहे हैं, ये बच्चों के लिए मुझे मेल आया हुआ था, इसलिए मैंने सवाल पूछा था आपसे। डॉक्टर साहब, एक डायबिटीज़ का पेशेंट है अगर, तो डायबिटीज़ के स्टार्टिंग में तो बॉडी एकदम पता ही नहीं चलता कि डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या क्या। तो डॉक्टर साहब, ये यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या कोलेस्ट्रॉल का संबंध डायबिटीज़ से है या डायबिटीज़ का संबंध कोलेस्ट्रॉल से है? कोलेस्ट्रॉल का संबंध डायबिटिक से, दोनों का मतलब मिला जुला है एक तरह समझिए। सबसे पहले क्या होता है कि ओबेसिटी होती है हम लोगों को, जिसमें खाना पीना खा के आदमी काफ़ी फैटी हो जाता है, मोटा हो जाता है।
तो उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगते हैं आपके बॉडी में, फिर जा कर के वही चीज़ हमें हाइपरटेंशन और डायबिटिक दोनों तरफ लेके जाता है। तो जब डायबिटीज़ होता है तो फिर आदमी देखते हैं 2 तरह के डायबिटीज, टाइप 1 टाइप 2 होते हैं। हाँ, पतला होने लगेगा किसी में मतलब बहुत तरीके के उसके डायबिटिक न्यूरोपैथी आ जाएंगे, रेटिनोपैथी हो जाएगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी उसमें। और बच्चों में तो डायबिटिक मान के चलिए कि ये लाइफस्टाइल का है, जो 25 से 30 साल की एज की है। इसमें स्ट्रेस हुआ, खान पान सबसे बड़ी चीज़ जो है आजकल पैक्ड फूड और फ्राइड फूड ये सब खाते हैं, उसकी वजह से होता है। और ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें जो मतलब वेस्टर्न स्टाइल जो हम लोग अपना रहे हैं इस क्षेत्र में, वही चीज़ें हैं, ऐसे होती हैं सब चीज़ें। ऐसा एक चीज़ और है कि हमारे दर्शक समझ नहीं पाते कि टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या फंडामेंटल क्या अंतर है। मतलब कैसे मैं समझ सकता हूँ कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है, टाइप 2 है तो टाइप 1 नहीं है, कैसे पता चले? इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें। देखिए, टाइप 1 डायबिटिक में क्या कहते हैं कि जो होता है पेशेंट, आपको देखने से मालूम चल जाएगा, और टाइप 2 डायबिटिक देखने से नहीं मालूम चलेगा आपको। टाइप 1 जो होता है इसमें आपको हेरिडिटरी होता है, आपको मतलब आपके माता पिता से मिलेगा, ठीक है, हाँ, जेनेटिकली होता है ये। और जो टाइप 2 होता है ये आपके लाइफस्टाइल से, स्ट्रेस से होता है। टाइप 2 में क्या कहते हैं कि आदमी मोटा तगड़ा रहेगा, उसमें कुछ नहीं, लेकिन उसमें जो पेनक्रियाज में सेल्स होते हैं वो नहीं बनते हैं, जो ग्लूकागॉन कहते हैं उसको, वो नहीं बनता है। तो उसकी वजह से आपके जो ग्लूकोज होते हैं बॉडी के, वो नहीं तोड़ पाते हैं, इसलिए ही होता है इसमें। और टाइप 1 में जो होता है ये आपको जेनेटिकली मिलता है, एक आपके पेनक्रियाज में उतने अमाउंट का ही ग्लूकागॉन रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है वो, मतलब वो नहीं बना पाता है। तो उसके लिए बाहर से आदमी अपना दवा लेता है, सब करता है, तो उसके लिए होता है। डॉक्टर साहब, ये जो टाइप 1 की डायबिटीज़, जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि भारत में टाइप 1 के कम केसेस हैं, जहाँ तक हम लोग की रिसर्च चीज़ बताई है, लेकिन टाइप 2 के ज़्यादा है। लेकिन टाइप 1 के डायबिटीज़ में क्या डॉक्टर साहब, मतलब अगर वो प्रिकॉशन डॉक्टर से ले रहा है और सही तरीके से, तो क्या वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है? एकदम आराम से, बहुत अच्छे से जी सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, क्या कहते हैं कि एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करिए, रूटीन एक्सरसाइज करिए, खाना खाइए अच्छे से, बाहर की चीज़ों को एकदम अवॉइड करिए, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये सब अवॉइड करिए, बहुत अच्छा रहेगा, लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से जिएंगे आप अपनी। तो क्या डॉक्टर साहब ये कि बाहर, जब टाइप 2 पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम, कि अगर टाइप 2 का अगर पेशेंट है और अपने जीवनचर्या को नियमित नहीं रखा है, तो क्या अगर ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर साहब कि उसको बाहर से इंसुलिन लेना पड़े? और एक और भ्रांतियाँ हैं कि एक बार अगर बाहर से अगर हम इंसुलिन लग गई तो फिर वो उसको लाइफ टाइम जो है बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, ऐसी कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ सच्चाई है? ऐसी कोई वो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी होता है, हमारे आईसीयू में पेशेंट्स आते हैं जिनका 500-600 RBS होता है, तो उसमें हम लोग तो तुरंत उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन देना ही पड़ता है मुझे। हाँ, से कई बार होते हैं ट्रामा पेशेंट आ गए, उसमें पेशेंट को शुगर है और ऑपरेट नहीं कर पा रहे, तो हमें इंसुलिन देना होता है, फिर बाद में अपना टैबलेट पे ही रहता है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि उसे लगातार इंसुलिन लेना हो। भ्रांतियाँ हैं केवल? हाँ, इंसुलिन हमेशा नहीं लेना पड़ता है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं हार्ट पे ही बात करूँगा। अगर देखा जाए डॉक्टर साहब कि आजकल का जो कि भारत का जो एक परिवेश चला है वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड पे हो गया है, या यूँ हम कहें कि पश्चिम सभ्यता की तरफ हम अंधे दौड़ रहे हैं। तो हार्ट को एक स्वस्थ रखने के लिए, ये दर्शकों मैं नियम पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब से, हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए एक सामान्य व्यक्ति के, मुझे, आप तो रखते होंगे, आप तो डॉक्टर हैं, एक जनरल व्यक्ति को क्या क्या नियमों को पालन करना चाहिए और किस एज से शुरू कर देना चाहिए? देखिए, हार्ट को क्या स्वस्थ रखने के लिए, समझिए कि पूरे संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अगर आप सिर्फ सोचेंगे कि हार्ट को मुझे स्वस्थ रखना है और शरीर को, तो नहीं, आप एक ऐसा काम करिए जिससे आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहे। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? एक्सरसाइज। पहले क्या होता था, लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते थे। हमारे दादाजी हैं, चाहे जो भी लोग हैं पहले के लोग, आप देखेंगे तो मतलब हम लोगों से भी मजबूत, हम लोगों से भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि खान पान उनका बढ़िया था, एक्सरसाइज बढ़िया था उन लोगों का। साइकिल से 20-20, 50-50 किलोमीटर चले जाते थे। आज तो लोग जा रहे हैं मतलब जिम में साइकिल चलाने और करने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ एक्सरसाइज और खान पान, ये बढ़िया रहेगा तो हमारा हार्ट बहुत बढ़िया रहेगा। हार्ट के लिए तो एक्सरसाइज काफ़ी बहुत अच्छे एक्सरसाइज हैं, जिन्हें आप करेंगे तो मेंटेन रहेगा, बढ़िया रहेगा। और स्मोकिंग वगैरह ये सब चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, उससे सही रहेगा। जैसे कि बोलते हैं कि डॉक्टर साहब की एक देसी घी कहा जाता है कि आप नहीं टंडाइए देसी घी, और एक समय ऐसा था कि रिफाइंड ऑयल के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट भी कर रही थी कि रिफाइंड ऑयल यूज़ कीजिए, ये कीजिए। ये कंपनियों की सोची समझी साजिश थी या क्या था, ये तो रिसर्च का विषय है। लेकिन डॉक्टर साहब आजकल मतलब ये देखा गया है कि एक सरसों का तेल,
सरसों का तेल यूज़ करें, मस्टर्ड ऑयल या फिर देसी घी, तो क्या इससे भी कुछ हार्ट को अच्छा मतलब एक बूस्ट का रूप में मिलता है, या ये भी जो है जमाता है जिसको एलडीए बोलते हैं कि क्या? एलडीएल होता है। देखिए, ना देसी घी अच्छा है अपने लिए, ना डालडा घी, ना रिफाइन, ना सरसों का तेल, कोई नहीं अच्छा है। अगर मिल रहा है आपको घरेलू सरसों मिल रहा है तो उसको आदमी अपना यूज़ कर रहा है, वो अच्छी चीज़ है। और खाने के लिए तो आप कुछ भी खाइए, एक्सरसाइज करिए, सब पच जाएगा आपके बॉडी में, कोई कुछ नहीं पता चलेगा। बट एक्सरसाइज बहुत मस्ट है। हाँ, और डॉक्टर साहब एक चीज़ और मैं थोड़ा सा पूछना भूल गया था कि आजकल नई एक ट्रेंड निकली हुई है, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े योग गुरु हैं, बहुत बड़े योग गुरु हैं, जबकि उन्होंने बोला था कोरोना को भी मैं ये ख़त्म कर दूँगा, मेडिकल साइंस ऐसे कर रही है, बाद में उनके ऊपर केस भी चला और उन्हीं का स्टूडेंट जो है एडमिट हुआ एम्स में। वही डॉक्टर हंस रहे थे, जिस डॉक्टर को इन्होंने गाली दिया था वही डॉक्टर उनका इलाज कर रहा था, हंस भी रहे थे। समझ गए होंगे, दर्शक भी समझ गए होंगे। वो बोल रहे हैं कि पैंक्रियाज की जो सिस्टम है वो रिवर्स हो जाएगी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने प्रमाणित तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। तो क्या ये मेडिकल साइंस बोलता है डॉक्टर साहब कि ये पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स है वो रिवर्स हो सकती है? अभी ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। अब बाकी क्या कहते हैं कि गुरुजी के लेबोरेटरी में कुछ चल रहा हो तो फिर मुझे नहीं पता है उसके बारे में। आप बहुत से तो गुरुजी ऐसे हैं सर डॉक्टर साहब कि वो अपनी जो मतलब मधुमासनी नाटनी या कुछ देते हैं उसमें स्टेरॉयड डाले रहते हैं और मेटफॉर्मिंग डाले रहते हैं, जो कि मेडिकल साइंस की है। खैर ये दूसरी बार हम आपसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब हम बात करते हैं संचारी रोग की। ये संचारी रोग किसको कहते हैं और ये कहाँ पे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं? संचारी रोग इसको देखिए हम लोग अंग्रेजी में वेक्टर बोर्न डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि साफ़ सफाई और इस सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है, सबसे बड़ी चीज़ें हैं। पहले क्या था, कूलर छोड़ देते, पानी भर जाता था बरसात में, और सब चीज़ें होती थी, तो उससे ही मच्छर क्या कहते हैं कि पैदा होते थे और उसी से संचारी रोग मतलब फैलते थे पूरा। तो और इसमें कई तरीके के हैं, चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है। मलेरिया तो मान के चलिए कि मतलब कम ही है, बहुत मतलब नहीं है, लेकिन डेंगू जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब, और हमेशा हर बार कुछ ना कुछ नए वेरिएंट में आ जाता है। और इस बार भी आया था तो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानी दिया था। यंगस्टर कितने यंगस्टर्स थे, मतलब उन्हें बहुत दिक्कतें हुई, और मल्टी ऑर्गन में पेशेंट जा रहा था, सबसे बड़ी चीज़ है। डॉक्टर साहब इसमें मतलब लक्षण क्या है? जैसे चिकनगुनिया हो गई तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं जो हम स्टार्टिंग में ही पकड़ ले और एक अच्छे डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज कराएं, फिर उसके बाद हम जो है डेंगू के लिए? कि अगर आपको क्या कहते हैं कि 3 से 4 दिन के बाद भी अगर बुखार लगातार आ रहा है और आप दवा लेने के बाद भी अगर आ रहा है, और उसके बाद भी आपके मतलब शरीर पैर मतलब काँप रहे हैं और जॉइंट पेन हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं, वॉमिटिंग वगैरह आ रही है आपको, और आप मतलब थकावट जैसे महसूस हो रहा है, तो आप जाकर के अपने नियरेस्ट फिजिशियन से आप अपना मिल करके इलाज जांच कराएं। जांच कराने के बाद वैलिड दवा लें, दवा लेकर के सही हो सकता है। इसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। और मतलब इसमें उन्हीं लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है जो मतलब लापरवाही बरतते हैं। हमारे पास ही कितने पेशेंट आते हैं यंग एज के होते हैं, 25-26 साल के, 10 दिन 15 दिन से बुखार आ रहा है, कोई दवा नहीं लेते हैं। जब प्लेटेट 8,000 10,000 आ गया तब आते हैं, आके एडमिट होते हैं, वो पूरा मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर में रहते हैं। उससे उनके लीवर पे भी असर पड़ता है, किडनी पे भी असर पड़ता है। और ये चीज़ देखा गया है कि कोरोना के बाद से काफ़ी ज़्यादा मतलब मल्टी ऑर्गन में जाने लगे हैं पेशेंट। हाँ डॉक्टर साहब एक ये सवाल है कि लीवर सोराइसिस क्या है और इसके लक्षण क्या हैं और इसके ठीक होने के कितने चांसेस हैं? लीवर सोराइसिस से मेरे बहुत से लोग पीड़ित हैं। लीवर सोराइसिस देखिए क्या कहते हैं कि लोगों का मानना रहता है कि शराब के सेवन से होता है, मैक्सिमम होता भी है, बट उससे अलावा भी और चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल हैं, फैटी फूड हैं, ये सब चीज़ें हैं, उनकी वजह से भी होता है। और कई बार हेपेटाइटिस होता है, उसमें भी होता है पेशेंट को। ठीक है, और लीवर सोराइसिस देखिए लीवर का एक अपना काम होता है कि अपने आप ही वो सही हो सकता है, लेकिन क्या कहते हैं कि लोग दवाओं पे दवा यूज़ करते रहते हैं, खाते रहते हैं, जिसकी वजह से लीवर ख़राब होता है। उसमें लीवर पहले तो लगता है कि साइज़ में बहुत बड़ा होता है, फिर उसको धीरे धीरे वो छोटा सिकुड़ने लगेगा वो लीवर। हाँ, तो ये लीवर सिरोसिस होता है। अगर समय के साथ साथ हम पता कर लिए कि लीवर हमारा ख़राब हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको। डॉक्टर साहब कुछ हम लोग जो है मानधाता के विषय में बात करते हैं, जो हॉस्पिटल हमारा हॉस्पिटल है, इसकी कौन कौन से डिवीज़न है जो यहाँ पे काम करते हैं? हमारे यहाँ देखिए अस्पताल तो छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है। अरे आपकी 2 ब्रांचेज है डॉक्टर साहब, 2 ब्रांचेज तो 2 हैं हमारे, लेकिन क्या कहते हैं कि ट्रामा वगैरह है, गायनी है यहाँ पे, और क्या कहते हैं कि जनरल सर्जरी भी है, यूरोलॉजी में भी है। ठीक है, हाँ, सब चीज़ें हैं हमारे यहाँ। और जो यहाँ पे डॉक्टर्स की जो फैकल्टी है
वो किन किन डॉक्टरों को आप हायर करते हैं या कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पे नियमित देखते हैं, समय क्या है, आपका देखने का समय क्या है, तो हमारे देखिए, मैं तो यहाँ पे 10 से 2 अवेलेबल रहता हूँ और शाम को भी अवेलेबल रहता हूँ 2 घंटे के लिए। और क्या कहते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर कृष्णमोहन कुशवाहा हैं, डॉक्टर अभिषेक सिंह हैं, और औरतों में भी हमारे यहाँ 2 टीम है जो तुरंत उपलब्ध हो जाए, आ जाते हैं, कर लेते हैं उसमें। गायनी में भी हैं, सभी लोगों हैं यहाँ पे। मैटरनिटी भी सर डॉक्टर साहब यहाँ पे उपलब्ध है? हाँ, मैटरनिटी उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने डॉक्टर साहब, आपने जो हमको समय दिया। थैंक यू, थैंक यू। आप सुन रहे थे और देख भी रहे थे डॉक्टर प्रशांत सिंह को, जो कि डायरेक्टर हैं, एमडी हैं मानधाता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, और जो कि जानते हैं मित्रों, एक बड़ी पर्सनालिटी को हम जो है चंद मिनटों या चंद सेकंडों या मिनट में जो है हम नहीं दर्शा सकते। तो फिर इसी बात के साथ अलग हो रहे हैं कि जब भी डॉक्टर साहब को मौका मिलेगा वो हमको और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।